जहां स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी, मनमोहन सिंह जी ने 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और भारत को अलगाव से निकालकर परमाणु शक्ति में रणनीतिक आत्मविश्वास के युग में पहुंचाया। आज यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें गंभीर त्रुटियां और चूक हैं जिन्हें अन्य वक्ताओं ने पहले ही उजागर कर दिया है कि यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में, जैसा कि सहकर्मियों ने भी बताया है, इतनी मूलभूत संरचनात्मक खामियों से भरा है कि इसे सतही नहीं बल्कि व्यापक सुधार की आवश्यकता है। शशि थरूर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम राष्ट्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यह सदन के समक्ष शांति विधेयक में सरकार परमाणु विखंडन से निकलने वाली अपार ऊर्जा के दोहन की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। फिर भी ऐसा लगता है कि उसने उस ऊर्जा का एक अंश भी नहीं लगाया एक सुसंगत, कठोर और खामी रहित विधेयक बनाने में, जबकि यह तो खामियों से भरा है। जहां स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी और मनमोहन सिंह जी ने 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और भारत को अलगाव से निकालकर परमाणु शक्ति में रणनीतिक आत्मविश्वास के युग में पहुंचाया। यह विधेयक अब हमें एक निराशाजनक उलटफेर का सामना कराता है, क्योंकि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने कभी क्षितिज का विस्तार किया था, अब अस्पष्टता को जन्म दे रहा है। भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे की दिशा पर अनिश्चितता और बढ़ जाती है। आज यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें गंभीर त्रुटियां और चूक हैं जिन्हें अन्य वक्ताओं ने पहले ही उजागर कर दिया है। हमने परमाणु संलयन और विखंडन में महारत हासिल कर ली है, लेकिन विधायी सटीकता में नहीं। शांति विधेयक एक मील का पत्थर है मंत्री महोदय, लेकिन गलत कारणों से। यह अपवादों से भरा है, मनमानी की छूट देता है और जनहित की परवाह नहीं करता। मुझे यकीन नहीं अध्यक्ष महोदय कि यह परमाणु विधेयक है या अस्पष्ट विधेयक। अपनी चिंताओं को रखने से पहले मुझे स्पष्ट रूप से कहना होगा कि यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में, जैसा कि सहकर्मियों ने भी बताया है, इतनी मूलभूत संरचनात्मक खामियों से भरा है कि इसे सतही नहीं बल्कि व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आदर्श रूप से इसे आगे विचार के लिए किसी समिति, स्थायी या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन अगर आज बात करनी है सर, तो मैं अपनी अहम बातें गिना दूं। विधेयक की प्रस्तावना ही जो मेरे पास है, परमाणु ऊर्जा को बिजली और हाइड्रोजन उत्पादन का स्वच्छ और प्रचुर स्रोत बताती है। इसमें कोई आपत्ति नहीं और मैं खुद परमाणु ऊर्जा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह भाषा खतरनाक रूप से भ्रामक है, क्योंकि यह गंभीर, बड़े और अपरिवर्तनीय जोखिमों को पूरी तरह से अनदेखा करती है। रेडियोधर्मी रिसाव, हजारों साल तक खतरनाक रहने वाला परमाणु कचरा और निश्चित रूप से विनाशकारी दुर्घटनाओं का खतरा। इसके अलावा भारत के उपयोगी यूरेनियम भंडार सीमित हैं। हालांकि हमारे पास पर्याप्त थोरियम 232 है, मेरे अपने राज्य केरल सहित, और ये महत्वपूर्ण भंडार हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। फिर भी थोरियम आधारित रिएक्टर महत्वपूर्ण विकास या तैनाती से दशकों दूर है। परमाणु ईंधन का पूरा चक्र खनन से अपशिष्ट निपटान तक न स्वच्छ है न टिकाऊ। हमें भारतीय जनता को बताना होगा कि हम उनसे क्या स्वीकार करने को कह रहे हैं। अब तो धारा 3 यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार से स्पष्ट अनुमति प्राप्त कोई अन्य कंपनी या व्यक्ति परमाणु सुविधाएं स्थापित व संचालित करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकता है। यह पूरे की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से खोलना है, खनन से लेकर कचरा प्रबंधन तक, और यह इसे कई निजी कंपनियों के लिए खोल देगा जिनकी योग्यताएं अनिश्चित और अस्पष्ट होंगी। और भी चिंता की बात यह है कि यह विधेयक परमाणु ईंधन चक्र की कई गतिविधियों के लिए एक ही समग्र लाइसेंस की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि एक ही इकाई खनन, ईंधन निर्माण, रिएक्टर संचालन और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित कर सकती है। किसी एक ऑपरेटर या कॉरपोरेट समूह में नियंत्रण का ऐसा केंद्रीकरण जोखिम को कम करने के बजाय प्रणालीगत जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। जब पूरे तंत्र में लाभ ही प्राथमिक मकसद बन जाता है, तो सुरक्षा जांच हर स्तर पर खतरे में पड़ सकती है। इस तरह की व्यापक छूट खतरनाक हो सकती है और विखंडनीय तथा अन्य अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थों का परिचालन नियंत्रण निजी संस्थाओं को सौंपना, जो तिमाही आय और मुनाफे से प्रेरित होती हैं। मुझे डर है कि परमाणु घटनाओं
और दुर्घटनाओं की संभावना को काफी बढ़ा देता है। देनदारी सुधार का मूल कुल परमाणु घटना देनदारी को 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार पर सीमित करता है। यह आज लगभग 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10,900 करोड़ रुपए है। माननीय सदस्यगण, इस पर गौर करें। यह सीमा 15 सालों में नहीं बदली है, महंगाई के बावजूद, फुकुशिमा के बावजूद और हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद। फुकुशिमा आपदा की सफाई लागत पहले ही 122 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, यह आज 2021 के इस विधेयक में प्रस्तावित सीमा से कई 100 गुना ज्यादा है। चेरनोबिल का कुल आर्थिक प्रभाव 700 अरब डॉलर से अधिक था, फिर भी हम आधे अरब डॉलर से भी कम पर जवाबदेही सीमित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यह बेहद अपर्याप्त है जब किसी बड़ी दुर्घटना के संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण संबंधी लागतों के सामने देखा जाए। मंत्री महोदय, यह सुरक्षा जाल नहीं है, यह एक ऐसा फंदा है जिससे पीड़ित दशकों तक कानूनी लड़ाई और अपर्याप्त मुआवजे में फंस सकते हैं। यह बिल उन पुराने प्रावधानों को भी हटाता है जहां ऑपरेटर को उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा वसूलने का अधिकार था। इसका मतलब है कि खराब डिजाइन, घटिया पुर्जों या सप्लायर की लापरवाही से हुई दुर्घटना में सप्लायर बच निकलता है और भारतीय करदाताओं को पूरा खर्च उठाना पड़ता है। गंभीर दुर्घटनाओं में इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ सकता है। हम निजी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के जोखिम को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि वे अपना सारा मुनाफा रखते हैं। राज्य विनाशकारी जोखिमों का वहन करता है, अध्यक्ष महोदय, जबकि निजी संचालक अधिकतम लाभ कमाते हैं। यह कैसा कानून है? अध्याय 3 धारा 14। जहां दायित्व ऑपरेटर के दायित्व से अधिक हो, केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाता है। असल में सार्वजनिक धन, हमारा पैसा, करदाताओं का पैसा निजी सुविधाओं से हुए सभी नुकसानों की भरपाई करेगा। यह प्रावधान प्रणालीगत विफलताओं के लिए कॉरपोरेट जवाबदेही को और कमजोर करने के अलावा कुछ नहीं करता। और धारा 42 रद्द करती है परमाणु सुविधाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा संहिता को। तो परमाणु कर्मचारियों को देश के सामान्य श्रम सुरक्षा ढांचे से हटा दिया गया है। क्या यह उचित है मंत्री जी? यह विधेयक मुआवजे के आवेदन दाखिल करने के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित करता है, जिसमें संपत्ति के नुकसान के लिए 10 साल और व्यक्तिगत चोट के लिए 20 साल में दावे का अधिकार समाप्त हो जाता है। विकिरण संबंधी बीमारियों की लंबी विलंबता अवधि को देखते हुए कैंसर 20-30 साल बाद दिखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक प्रभाव भी होते हैं। ये समय सीमाएं सच कहूं तो शर्मनाक रूप से प्रतिबंधात्मक हैं। ये उन वास्तविक पीड़ितों को बाहर कर देंगी जिन्हें कई सालों के संपर्क के बाद ही गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। विकिरण से प्रभावित बच्चे जिन्हें 25 की उम्र में ल्यूकेमिया होता है, उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं मिलेगी। यह न्याय नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह जवाबदेही सीमित करने वाला परिसीमन कानून है, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नहीं। इस बिल के हर वादे के पीछे एक कीमत छुपी है मिस्टर मिनिस्टर, और अक्सर यह कीमत वही चुकाता है जिसका फैसलों में कोई हिस्सा नहीं होता। पर उन वादों की कीमत तो क्या जानो सरकार, यही मेरी चिंता है। किसी ऑपरेटर या व्यक्ति द्वारा की गई लापरवाही को एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, लेकिन केवल केंद्र सरकार या परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकता है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं महोदय, इसका मतलब है कि यदि कोई परमाणु सुविधा ऑपरेटर आपराधिक रूप से लापरवाह है तो प्रभावित समुदाय शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, नागरिक समाज संगठन शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, राज्य सरकारें भी ऑन ऑपरेटर के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती। और यह प्रभावी रूप से सर्वाधिक प्रभावितों को न्याय से वंचित करता है और नियंत्रण की शक्ति उन्हीं संस्थाओं के पास केंद्रित करता है। धन्यवाद, आपने पहले ही 10 मिनट ले लिए हैं जो पिछली निगरानी में विफल रही हैं। न्यायिक उपचार सीमित कर सिनी जी, दोनों दीवानी और आपराधिक मामलों को मोड़कर आपके 10 मिनट हो गए हैं, कृपया समाप्त करें। नहीं सर, मेरा तो अभी आधा भी नहीं हुआ, आपने 10 मिनट ले लिए। नहीं सर, मुझे काफी समय दिया गया है। कृपया समाप्त करें, मुझे 5 मिनट और दें। केंद्रीय अधिकारियों के आपराधिक कृत्यों पर यह विधेयक पीड़ितों की सामान्य अदालतों तक पहुंच और प्रभावी न्याय के उनके मौलिक अधिकार को बाधित करता है। एक अति खतरनाक गतिविधि के लिए जो पूरे क्षेत्रों को तबाह कर सकती है, ऐसी प्रक्रियात्मक बाधाएं दंड मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। फिर अध्याय 4 सर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नियामक को ही रखता है।
वही सरकार जो परमाणु विस्तार और अपनी एजेंसियों को बढ़ावा दे रही है, बजाय इसके कि एक वास्तव में स्वतंत्र बहुहितधारक प्राधिकरण बनाए जो राजनीतिक और कॉरपोरेट प्रभाव से अछूता रहे। महोदय, मैं हर खंड का विस्तार से वर्णन कर सकता हूं, पर चूंकि मेरा समय कम है तो मैं संक्षेप में बताता हूं। यह पूरी नियामक व्यवस्था एक अंदरूनी काम है जिसमें भारतीय नागरिक समाज या सार्थक संसदीय निगरानी के लिए कोई जगह नहीं। परमाणु विनियमन के कोहरे को साफ करने के बजाय यह व्यवस्था उसे और घना करती है। तो अध्याय 6 धारा 44 शायद पूरे विधेयक की सबसे खतरनाक शक्ति देती है, क्योंकि यह अत्यधिक कार्यकारी विवेक और छूटों को उजागर करती है। यह केंद्र सरकार को किसी भी संयंत्र को लाइसेंस या दायित्व की शर्तों से छूट देने की अनुमति देता है यदि जोखिम नगण्य था। नगण्य जोखिम शब्द कहीं परिभाषित नहीं है। यह पूरी तरह कार्यपालिका पर निर्भर है। यह प्रावधान विधेयक के पूरे ढांचे को नकारता है महोदय। यह एक चोर दरवाजा बनाता है जिससे कोई भी सुविधा सरकार की मर्जी से निगरानी से बच सकती है। आपकी बात सही है महोदय। सर, मुझे 3 मिनट दीजिए। इस तरह की व्यापक व्यक्तिपरक छूट की शक्ति उन सुरक्षा उपायों को कमजोर करती है जिन्हें यह कानून स्थापित करने का दावा करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में उचित परिश्रम में ढिलाई लाएगा और निजी प्रो खिलाड़ी सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर मुनाफाखोरी के लिए छूट की पैरवी करेंगे। हम इसे लोकतंत्र में सही नहीं ठहरा सकते। 8 मिनट। कई धाराएं अस्पष्ट आधारों पर व्यापक शक्तियां दे रही हैं। विधेयक में लागू करने योग्य सार्वजनिक भागीदारी तंत्रों की कमी है। लाइसेंसिंग से पहले कोई अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए कोई प्रकटीकरण अवधि नहीं। कोई सामुदायिक सहमति तंत्र नहीं। सुरक्षा निरीक्षणों या विकिरण निगरानी की कोई नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग नहीं। कृपया समाप्त करें। संसद में अनिवार्य रूप से पेश करने का कोई प्रावधान नहीं। श्री कुणाल जी, आपने 7 नाम दिए हैं। आपकी पार्टी ने 7 नाम दिए हैं, इसलिए मैं इसे 2.5-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। कृपया अपनी हद में रहें सर। डिटेल्स बुलवाई जानी चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड में आना चाहिए सर। 7 सीमा 7 है। और अंत में महोदय, घटना रिपोर्ट, आंतरिक या स्वतंत्र जांच निष्कर्ष और आवधिक सुरक्षा समीक्षाओं को संसद में अनिवार्य रूप से पेश नहीं किया जाएगा। यानी आप उन्हीं को बाहर कर रहे हैं जिनकी जान दांव पर है। और पिछली विवादों, धन्यवाद। जैतापुर, कुडनकुलम, गोरखपुर में अन्य वक्ताओं ने दिखाया है कि क्या होता है जब समुदाय अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसलों से खुद को बाहर महसूस करते हैं। यह विधेयक उन संघर्षों को दोहराने का जोखिम उठाता है, स्थानीय विरोध और मुकदमों से क्षमता विस्तार के लक्ष्यों को कमजोर करता है। 2 और बातें महोदय। धारा 304B को लाइसेंस चाहिए। 305B, क्षमा करें, खर्च किए गए ईंधन प्रबंधन को केंद्र सरकार के लिए आरक्षित करता है, लेकिन कार्यान्वयन का न्यूनतम विवरण देता है, जबकि कई निजी ऑपरेटर महत्वपूर्ण मात्रा में खर्च किया गया ईंधन उत्पन्न कर रहे हैं। अस्पष्ट प्रोटोकॉल अनिश्चितता लाएंगे। विधेयक में जलवायु प्रावधान नहीं है। बढ़ते समुद्र, भीषण मौसम, जल संकट के बावजूद आभार। और फुकुशिमा के बाद सर, जापान ने जलवायु लचीलेपन के लिए साइट चयन को पूरी तरह से संशोधित किया। हमारा बिल इस पर चुप है। मैंने अपने बाकी बिंदु छोड़ दिए सर। मुझे समाप्त करने दें सर। मुझे समाप्त करने के लिए 1 मिनट दें। तो मैंने 1 मिनट से ज्यादा ले लिया है। हार्वे, समय दो। कांग्रेस के 7 सांसदों को बोलना है। आधे छोड़ रहा सर। समय कम है, कृपया समाप्त कीजिए। सर, सुरक्षा से हटकर, ठीक है, मैं अब सुरक्षा पर बात नहीं करूंगा। इस विधेयक की आर्थिक समझदारी पर मौलिक प्रश्न उठते हैं। परमाणु परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी गहन होती हैं और इनकी निर्माण अवधि लंबी होती है। ऐसे दौर में जब नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडारण की लागत तेजी से गिर रही है, हमें पूछना चाहिए, क्या परमाणु ऊर्जा पर सुनिश्चित 3 ट्रिलियन का निवेश, त्वरित नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन, ग्रिड आधुनिकीकरण या ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तुलना में सबसे इष्टतम आवंटन है? अवसर लागत पर विचार किया जाना चाहिए। महोदय, शांति बिल निजीकृत परमाणु की ओर खतरनाक छलांग है। मुन्ना सभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2020 शांति बिल के हम पूंजी के लालच को सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पीड़ितों के न्याय की गैर परक्राम्य आवश्यकताओं पर हावी नहीं होने दे सकते। शांति नाम का अर्थ है शांति, स्थिरता। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक रोकी जा सकने वाली आपदा के बाद यह नाम एक क्रूर विडंबना न बन जाए। प्लीज भारत को बदलने का वादा या भारत को क्षति के जोखिम से न जोड़े। श्री सकल लालवाणी, कृपया परमाणु ऊर्जा विधेयक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.